बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट शो करे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स है। तो आज इसकी इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स विच अफेक्ट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले कार्डिक मेडिकेशंस वो मेडिकेशंस है जो कार्डिक सिस्टम के रिसेप्टर्स के ऊपर अपना एक्शन शो करे। तो इसमें सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स, सेकंड टाइप पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, थर्ड टाइप पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, और इसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, और लास्ट वन जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स है। तो सबसे पहले हम इसके रिव्यू पढ़ेंगे। बीटा ब्लॉकर्स वो मेडिसिन है जो हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करे। तो इसकी वजह से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल हो जाती है, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो मेडिसिन होते हैं जो मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के जो कंट्रक्टाइल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से कंट्रक्शन होती है उनके अंदर चैनल बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम जो कि बहुत ही पोटेंट आयन है कार्डिक मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, और कार्डिक मसल के अंदर कंट्रैक्शन कोज करने वाला एक पोटेंट आयन जो होता है वो कैल्शियम होता है। तो जब कैल्शियम के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं हार्ट के मसल्स के अंदर, तो हार्ट के मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन कम हो जाती है। इसी तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स जो है ये वो मेडिसिन है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो एंजाइम होता है जो लंग के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है, लंग के अंदर बनता है, और ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। और जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर वाजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और किडनी के अंदर जो साल्ट है और वाटर है इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की मदद की वजह से। तो इसको वजह से ब्लड अपना वॉल्यूम भी रिटेन कर जाती है, और वाजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर भी रेज हो जाता है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए ठीक होता है, लेकिन पेशेंट के लिए हाइपरटेंशन के डिजीज़ में सफरिंग कर रहे होते हैं उनके लिए ये एबनॉर्मल होती है। तो इस वजह से इस रिसेप्टर का ब्लॉक करना ज़रूरी होता है। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉक नहीं किया गया तो उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स है जो ब्लड वेसल्स और किडनी के अंदर नेफ्रॉन के ऊपर जो एल्डोस्टेरोन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इसके अलावा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और इसी तरह ब्लड वेसल के अंदर भी ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस वजह से ना ही वाजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ना ही सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके बाद नाइट्रेट से, वाजोडायलेटर से, डायूरेटिक से, आइनोट्रॉप से, एंटी रिदमिक से, एंटीप्लेटिलेट से, एंटीकोगुलेंट से, और लिपिड लोडिंग एजेंट से। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस तवील लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीटा ब्लॉकर्स या बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स या बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स ये एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकले होते हैं उन नर्व के सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिवीज़न होती है, एक होती है सोमेटिक और एक होती है ऑटोनॉमिक। सोमेटिक जो हमारे इख्तियार में होती है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए होती है, और जो ऑटोनॉमिक है उसके अंदर भी 3 सिस्टम होते हैं। ऑटोनॉमिक हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो ऑटोनॉमिक में 3 सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये फाइट और फ्लाइट कंडीशन में एक्टिवेट हो जाता है, और इसमें एक ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है जिससे हम कैटाकोलामाइन कहते हैं, और कंबाइन हम इसे कैटाकोलामाइन कहते हैं। और कंबाइन के अलावा अगर इसको हम अलग करें तो एक का नाम एपिनेफ्रिन है जिसे हम एड्रेनालिन भी कहते हैं, और दूसरे का नाम नोर एपिनेफ्रिन है जिसे हम नोर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये हार्मोन भी है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है, और ये एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होता है। गुर्दों के ऊपर जो गदूद होते हैं एड्रीनल मेडुला वहाँ से रिलीज़ होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना एक्शन शो करता है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर। तो इनके रिसेप्टर्स अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर है। अल्फ़ा के 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम अल्फ़ा 1 है, दूसरे का नाम अल्फ़ा 2, और बीटा के भी 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन 3 टाइप भी इसके काउंट होते हैं। प्रोमिनेंट 2 टाइप्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। अल्फ़ा 1 जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, स्मूथ मसल में होते हैं और कार्डिक मसल में होते हैं, स्केलेटल मसल में होता है। बीटा 2 जो होता है ये कार्डिक मसल्स के अंदर होते हैं। बीटा 1 हमने अल्फ़ा 1 की बात की कि अल्फ़ा 1 जो ये स्केलेटल मसल में होता है, स्मूथ मसल्स में होता है, और ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 2 जो होता है ये पेनक्रियास के अंदर होता है और ये इंसुलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसी तरह बीटा 1 जो ये हार्ट के अंदर होता है, और इसी तरह बीटा 1 जो हार्ट के अंदर होता है, और बीटा 2 जो होता है ये हमारे जो यूट्राइन है और इसके अलावा स्मूथ मसल्स है और ट्रेकिया इसके अंदर पाई जाती है।
तो बीटा 1 जो होता है ये दिल के अंदर अपना एक्शन शो करता है। तो ये मेडिसिन वो मेडिसिन है जो इस बीटा 1 को ब्लॉक कर देता है। तो जब बीटा 1 ब्लॉक हो गया तो इसकी वजह से एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन कहते हैं, वो अपना एक्शन भी शो नहीं करेगा और हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है ये डिले हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन कहलाती है। इस कंडीशन में हमारे दो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक का नाम मस्कुलिनिक रिसेप्टर और दूसरे का नाम निकोटिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर आइस के अंदर होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, स्मूथ मसल्स में होते हैं, जबकि मस्कुलिनिक रिसेप्टर हार्ट के अंदर होते हैं। ये दिल की धड़कन को नॉर्मल रखती है, स्लाइवेशन को मेंटेन रखती है, जीआई की मोटेलिटी को मेंटेन रखती है, आंखों के फंक्शन को और इसके अलावा ट्रिगर के फंक्शन को नॉर्मल रखती है। इसी तरह एक और सिस्टम है जिसका नाम एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये आंतों का निज़ाम होता है, आंतों के अंदर जो मूवमेंट होती है ख़ास किस्म के नर्व से वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, बीटा 1 हार्ट के अंदर, बीटा 2 यूट्रस के अंदर और इसके अलावा ट्रेकिया के अंदर, अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स के ऊपर और स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल के ऊपर, और अल्फ़ा 2 जो होता है ये बेसिकली हमारे पेनक्रियास के अंदर होता है। इसी तरह बीटा 3 भी होता है जो कि लिपोलिसिस में लिपिड के अंदर अपना काम परफॉर्म करता है। तो बीटा ब्लॉकर वो मेडिसिन होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे कार्डियक एरिथमिया यानी दिल की धड़कन जब एबनॉर्मल हो जाती है, और इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक के बाद इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है ये बेसिकली हम इसे बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द बीटा रिसेप्टर काम करता है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो इसकी वजह से एपिनेफ्रिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते। एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीटा 1, बीटा 2, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में अपना एक्शन शो करता है। बीटा ब्लॉकर्स जो है ये हमारे कैटाकोलामाइंस जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि वो हार्मोन्स है जो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल मेडुला रिलीज़ करता है। दो तरह के होते हैं, एक का नाम एड्रिनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, दूसरे का नाम नोर एड्रिनलिन जिसे हम नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो बीटा ब्लॉकर इस एक्शन को ब्लॉक कर देता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी इसे कहते हैं और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं जो कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में अपने एक्शन शो करते हैं। जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब हमें खौफ होती है, जब हमें टेंशन होती है, इसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शेवरिंग होती है, गला खुश्क हो जाता है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, तो ये फाइट और फ्लाइट कंडीशन कहलाती है। बीटा रिसेप्टर बीटा 1 जो होते हैं ये हार्ट के अंदर होते हैं प्रोमिनेंटली, वेरी लेस इन किडनीज। बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रोमिनेंटली लंग्स के अंदर होते हैं और वेरी लेस इन जियाट्रिक और लीवर में होते हैं। इसी तरह बीटा 2 जो यूट्रस के अंदर भी होते हैं, मोर कॉमन। बीटा 3 जो होते हैं ये फैट सेल्स के अंदर होते हैं, फैट सेल्स यानी जो हमारे एडिपोसाइट्स है उसके अंदर पाए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर का हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए, कार्डियक एरिथमियास, खास तौर पे एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर टैकीकार्डिया यानी टैकीकार्डिया से मुराद ये कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई है, हार्ट बीट बढ़ गई है, तो चाहे वो वेंट्रिकुलर की वजह से हो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो या सुप्रावेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो, ट्रिमर के लिए भी दे सकते हैं, हाइपरटेंशन में भी अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व वो वाल्व होते हैं जो हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। जब ये वाल नीचे की तरफ श्रिंक हो जाती है तो इस कंडीशन में भी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देते हैं। इसी तरह अगर किसी को टैकीकार्डिया हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो रही है, झटके पड़ रहे हैं, एंजाइटी में है या हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेनरिक नेम, ट्रेड नेम और डोज के हिसाब से यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स पढ़ेंगे। टिनोरमिन ये इसका ब्रांड नेम है और एटिनोलोल जो है ये इसकी जेनरिक नेम है। एटिनोलोल जनरेशन है, मीटोप्रोलोल है, प्रोप्रानोलोल है, बिजोप्रोलोल है और इसके अलावा कार्बिडोलोल है। एटिनोलोल जो टेनोरमिन के नाम से 25, 50 और 100 mg है। मीटोप्रोलोल जो है 25 और 100 mg है। मीरोल या लो प्रेशर के नाम से ट्रेड नेम पे ये फ़रोख्त होते हैं। प्रोप्रानोलोल एड्राल के नाम से 10 to 40 mg की डोजेज रेंज है। बिजोप्रोलोल जो कनकोर या कॉर्बिस के नाम से 2.5 और 10 mg जो है इसकी डोजेज है। इसी तरह कार्बिडोलोल जो कार्बिडा के नाम से आते हैं 6.25, 12.25 और 25 mg। साइड इफ़ेक्ट में कूल हैंड्स एंड फीट्स आ सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली कार्डियक आउटपुट को थोड़ी सी जो है डाउन कर जाती है। फैटीज हो सकती है, नोज़िया, वीकनेस और डिजीनेस हो सकती है, माउथ थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। ठीक है, तो ऑलमोस्टली ये तमाम मेडिसिन के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से कंडीशन इसमें भी नहीं दे सकते, ख़ास तौर पे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसा कंडीशन है कि जिसमें बॉडी जो है इम्यूनो यानी हाइपर एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाती है, और ये छोटे छोटे मेडिसिन और छोटे छोटे ड्रग्स, इवन फूड्स और डस्ट वगैरह के ख़िलाफ़ भी अपने एक्शन शो करे, ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन शो करे। तो अगर किसी को एलर्जी इस मेडिसिन से तब नहीं दे सकती। इस तरह अगर ब्रेडिकार्डिया, चूँकि ये दिल की धड़कन को डाउन करती है, तो अगर ऑलरेडी किसी को ब्रेडिकार्डिया तो उस कंडीशन में नहीं दे सकते। इस तरह कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं दे सकते। कार्डियोजेनिक शॉक लाइक वाइज ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही, दैट कंडीशन में भी नहीं दे सकती। इसी तरह फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एस्थमा हो गया। इसके अलावा नॉन एलर्जिक ब्रोंको स्पास्टिक डिसऑर्डर, अगर किसी को एलर्जी के बगैर ब्रोंकाई के अंदर स्पाज़म हो चुका है, उस कंडीशन में नहीं दे सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बीटा 1 को अगर हमने इस्तेमाल किया तो बीटा 1 जो है ये लंग्स के अंदर भी अपना काम शो कर सकते हैं अगर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे। चूँकि लंग के अंदर बीटा 2 है, तो ये अगर ब्लॉक हो गया तो बीटा 2 कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, सांस की नाली जो है ये सिकुड़ जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। इसी तरह डायबिटीज़ में भी हमने एहतियात के साथ देना होगा। और रीनल फंक्शन और हेपाटिक फंक्शन, अगर जिगर और लीवर में प्रॉब्लम है तो उस सूरत में भी हमने ये एहतियात से देनी है। नर्सिंग केयर जो है ईसीजी को मॉनिटर करना है, मेडिसिन लेने से पहले पल्स को मॉनिटर करना है कि पल्स बहुत स्लो तो नहीं है। इसी तरह अगर पल्स 60 बीट पर मिनट से लो है तो तब नहीं देंगे। पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट के बारे में समझाना है और इस तरह पेशेंट को बताना है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से अपने आप को प्रिवेंट करे। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से मुराद है कि अगर पेशेंट सडनली खड़ा हो जाए और सर चकराने लग जाए, दैट कंडीशन इज़ नाउन एज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इस तरह पेशेंट को वार्न करने को वो मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। सेकेंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है अगर हम इसकी मैकेनिज्म पढ़े तो ये कॉर्नरी आर्टरीज़ और जो पेरिफेरल आर्टरियल्स होती है बॉडी की तरफ, उन आर्टरियल्स को ये ओपन कर देती है, ठीक है जी, डायलेट कर जाती है, ख़ास तौर पे कोरोनरी आर्टरी एंजाइना के पेशेंट के अंदर। तो जब ये एक तो ये अपना आर्टरियोल्स को डायलेट कर जाती है, सेकेंड ये कि कार्डिक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अमल को, यानी जो सुखड़ने की और दिल की धड़कने का अमल होता है, इसको थोड़ी सी डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये आइनोट्रोपिक का नेगेटिव इफेक्ट होता है। जिस तरह हम डिगोक्सिन देते हैं तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, तो वो दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये वाला इफेक्ट जो है ना, ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। इसकी वजह से एसए नोड और एवी नोड के अंदर जो है कंडक्शन सिस्टम भी स्लो हो जाते हैं। साइनोएट्रल नोड जो कि नेचुरल इलेक्ट्रिक इम्पल्स नोड है, जिसकी वजह से दिल के अंदर जो है बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाते और उसकी वजह से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये मेडिसिन जाके एसए नोड और एवी नोड की कंडक्शन सिस्टम को भी डिक्रीज़ कर जाती है। इसी तरह जब कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी और दिल के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, एसए और एवी नोड थोड़े से डिले हो जाएं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, तो जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई है ना, ये भी बढ़ जाएगी। ख़ास तौर पे एंजाइना पेशेंट के अंदर होता है। ये एंजाइना पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी होती है ड्यू टू स्पाज्म, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, ड्यू टू थ्रोम्बस, ड्यू टू फैट्स। तो उसकी वजह से हार्ट के जो मायोकार्डियम सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। अब दिल इसको नहीं जानता कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो चुका है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो चुका है, थ्रोम्बस हो चुका है। दिल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए धड़केगा, बहुत तेज़ धड़केगा। उसकी धड़कने से कोरोनरी आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर की वजह से दिल के उल्टे साइड पे, सीधी उल्टे हाथ पे, जबड़े की तरफ, पीछे कंधे की तरफ दर्द आएगा। इस कंडीशन का नाम है एंजाइना पेक्टोरस। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन की वजह से एंजाइना पेक्टोरस में भी रिलीफ आ जाती है। इंडिकेशन सुपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम देते हैं, और इसके अलावा हाइपरटेंशन में देते हैं, और इसके अलावा सेरिब्रोवास्कुलर स्पेज़म में भी देते हैं। अगर ख़ास तौर पे ब्रेन के अंदर वास्कुलर सेरिब्रोवास्कुलर वेसल्स के अंदर स्पाज़म है, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर हाइपरट्रोफी, अगर हार्ट के अंदर जो है हार्ट के सेल मायोकार्डियम इनलार्ज हो चुके हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, तो उसकी वजह से हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है, कार्डियोमेगालिया हो सकता है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। इसी तरह एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स, अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या हार्ट के किसी भी आर्टरी के अंदर, सपोर्टिंग आर्टरीज के अंदर जो हार्ट को सप्लाई करे, तो उसकी भी ये रिडक्शन करता है। मायोकार्डियल प्रोटेक्शन फ्रॉम इस्केमिक डैमेज, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन से मुराद ये कि ख़ास तौर पे वही एंजाइना वाली कंडीशन, एंजाइना तब डेवलप होती है जब दिल के मसल्स को ऑक्सीजन रिच सप्लाई ना मिले, दैट कंडीशन इज़ नाउन एज एस्कीमिया, यानी ब्लड में ऑक्सीजन जो है अनअवेलेबल होती है। वो ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो,
यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये एक्सकीमिक डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है, उसको रोकता है। अच्छा जी, अब इस मेडिसिन में डेलेटाजीम है। डेलेटाजीम जो ट्रेड इसके नेम्स जो है हार्बेसर है, और डेलजीम है 30 to 60 mg जिसका डोज है। हार्बेसर SR है, इसके अलावा एटीज़म SR है। ये सारे इसके ब्रांड नेम है। ठीक है जी। 90 to 180 mg और 90 mg इसकी डोज है। वेरापेमिल जो है ये केलान SR के नाम से, या इसके अलावा आइसोटिन के नाम से 240 mg 40/80 mg, और इसके अलावा आइसोटिन 40, 80 और 240 mg के नाम से सेल होती है इसकी। इसी तरह एमिलोडोपिन है। एमिलोडोपिन जो ये वेल नाउन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नोरवासिक के नाम से 5 to 10 mg इसकी डोजेज है। नर्सिंग केयर में जो है नर्सिंग केयर की बात करें तो जो एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वही लेने, पेशेंट को वही पल्स के बारे में समझाना है कि मेडिसिन लेने से पहले पल्स नोट करें। अगर 60 से बिलो हो तो तब जो है, या इरेगुलर तो तब जो है नोटिफाई करना है, और तब ये मेडिसिन एहतियात के साथ लेनी है। ख़ास तौर पे साल्ट इंटेक को जो है लिमिट करे ताकि फ्लूइड रिटेंशन ना हो। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट। अगर पेशेंट वही हाइपरटेंसिव गलत लिखा हुआ है, हाइपर सेंसिटिव है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग है, पेशेंट को कोई एलर्जी हो चुकी हो पहले, तो उस सूरत में ये मेडिसिन नहीं लेनी है। और इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स, रीनल इम्पेयरमेंट, और इसके अलावा हेपेटिक इम्पेयरमेंट। इसी तरह अगर गुर्दे और जिगर की कोई ख़राबी हो, कोई बीमारी हो, पेवनकारी हो चुकी हो, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनमें नहीं दे सकते, क्योंकि ये बच्चे की तरफ भी जा सकती है। इसके बाद अल्फ़ा ब्लोकर्स। अल्फ़ा ब्लोकर्स जो है ये, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के 4 रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, और इसके अलावा स्केलेटल मसल में होते हैं, जबकि अल्फ़ा 2 जो होता है ये पेनक्रियास के अंदर होते हैं। बीटा 1 जो है हार्ट के अंदर होते हैं। बीटा 2 प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा लंग्स में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, और इसके अलावा स्मूथ मसल्स में होते हैं। तो अल्फ़ा ब्लोकर जो ये ब्लड वेसल्स में होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के ये नर्व निकलते हैं और इस रिसेप्टर तक पहुंचते हैं। इस रिसेप्टर को हम अल्फ़ा एड्रीनो रिसेप्टर भी कहते हैं, और ये वास्कुलर यानी आर्टरी, वेन, और इसके अलावा कैपिलरीज के ऊपर भी होता है, और स्मूथ मसल्स के ऊपर भी होता है। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको रिलीफ मिलता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझाऊंगा। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया। ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया से मुराद ये होता है, ओके, ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। देखिए, हाइपरटेंशन में तब इस्तेमाल करते जब अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए तो ब्लड वेसल्स के अंदर वाज़ोडायलेशन होती है, तो ब्लड की जो फ्लो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट कंडीशन इज नाउन एज हाइपरटेंशन। लेकिन पेशेंट हाइपरटेंशन का होता है तो इसलिए इनके लिए नॉर्मल होती है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया से मुराद होता है, जिसे हम BPH कहते हैं। मर्दों में जो यूरिथ्रा है, इसके अंदर एक हदूद होता है जिसका नाम प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। एज के हिसाब से ये ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, इसके अंदर हाइपरट्रॉपी होती है, तो उसको जैसे पेशाब की जो नाली होती है उसके अंदर रुकावट बन जाती है। तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पेशाब की नाली जो है ये खुल जाती है, ठीक है जी, फैल जाती है, रिलैक्स हो जाती है, तो पेशाब करने में आसानी होती है। ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया से मुराद होते हैं आंखों के अंदर जो रेड की कैपिलरीज होती है, ये इसको भी डायलेट कर देती है, और आंखों के अंदर जो सुर्खी होती है यानी रेड नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको भी ये काउंटर डाउन करती है। ओके, तो अल्फ़ा ब्लोकर्स के एग्जांपल में डॉक्साजोसिन है, कार्डोरा इसका ट्रेड नाम है, 2 mg है। पैराजोसिन है, मैनीप्रेस 1/2 mg में भी आते हैं। टेराजोसिन वेल नाउन टेराजोसिन है। हाइट्रीन जो कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में इस्तेमाल करते हैं। 1 mg 2 mg टू 5 mg इसकी डोजेज है। नर्सिंग केयर जो पेशेंट को वही समझाना है कि वो लाइंग और सिटिंग पोजीशन में जो है सडनली इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना है। सडनली मिसाल के तौर पे कोई लेटा हुआ है, अचानक बैठा हुआ है, अचानक उठ गया, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है डेवलप हो सकती है, तो इसके बारे में समझाना है। इसी तरह पेरिफेरल पल्सेस, स्किन कलर, टेम्परेचर और कैपिलरी रिफिल, इसको चेक करना है, ठीक है जी, क्योंकि ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाते हैं तो कैपिलरी रिफिल के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ते हैं, पल्स जो ये डाउन हो जाते हैं। ओके जी,
प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से बचाना है पेशेंट को, ताकि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन डेवलप ना हो जाए, अल्कोहल वगैरह और ज़्यादा एक्सरसाइज से भी पेशेंट को रोकना है। अगर डिजीनेस हो और हार्ट बीट इरेगुलर हो तो तब इसको रिपोर्ट करनी है और उस मेडिसिन को स्टॉप करनी है। साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली ये हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन कॉज करने वाली मेडिसिन है, तो डिजीनेस कॉमन है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वेल नाउन है। नेज़ल कंजेशन, अच्छा जी, नेज़ल कंजेशन से मुराद ये तो जो पेरानेज़ल साइनसेस होते हैं इसके अंदर थोड़ी सी हैवीनेस आती है, क्योंकि ये नेज़ल म्यूकोसा जो होता है ये डायलेट हो जाते हैं। सर में दर्द हो सकता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, एमआई जो कि बहुत ही रेयर है, और कोरोनरी इंसफिशिएंसी और एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर। और इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में इसको इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वो एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा 2 में कन्वर्ट करे, और ये एक पोटेंट वाजो कंस्ट्रक्टर है, यानी ये ब्लड वेसल को बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर देती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये आर्टीरियल रेजिस्टेंस को भी रिड्यूस कर देता है, और वाजो कंस्ट्रक्शन का जो इफेक्ट है ब्लड वेसल्स का उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। इसी तरह ये एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर देता है, मतलब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं दे पाता, और इसी वजह से ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को भी स्टॉप कर देता है। तो अल्टीमेटली जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन रिड्यूस हो जाएगी और एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल रहेगा। अच्छा जी, अब इस फिगर में देखें आप, यहाँ पे किडनी से रिलीज़ होती है एक वेल नाउन हार्मोन जिसका नाम रेनिन है, ठीक है जी, प्रोटीन इन नेचर की होती है। ये जाके लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजिन बनाता है। एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए रेनिन चाहिए। रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनता है, ये रीनल एंडोथेलियम के अंदर बनता है, ये आके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारी मेडिसिन है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये यहाँ पे आके रुकावट का सबब बनती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने में रुकावट बनती है। तो एंजियोटेंसिन 1 जब 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जाके सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी एक्टिवेट नहीं करेगा, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी नहीं करेगा, इसी तरह एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन भी नहीं करेगा, और वाजो कंस्ट्रक्शन भी नहीं करेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी रिलीज़ नहीं करेगा। तो इस वजह से हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको रिलीफ आएगी। लेकिन इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सबसे पहले इफेक्ट शो करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, फाइट और फ्लाइट कंडीशन डेवलप कर जाती है। मिसाल के तौर पे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सलाइवेशंस जो है रुक जाती है। इसी तरह सेकंड ये है कि ये सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो एल्डोस्टेरोन का काम ही होती है कि इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करे। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वाजो कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करते हैं, नहीं ब्लड वेसल को सिकुड़ा देती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बैक पार्ट है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन प्यास की शिद्दत को भी बढ़ा देगी, और जो हमारे नेफ्रॉन्स है उस नेफ्रॉन में से वहाँ एल्डोस्टेरोन नमक जज़ब कर रहा है, यहाँ जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से वाटर साल्ट इसकी रिटेंशन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम रिटर्न हो जाएगा, और इसके अलावा जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो होगा उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल लोगों में होता है। अब चूँकि एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसके इस एक्शन को स्टॉप करने के दो तरीके। नंबर 1, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करने वाले मेडिसिन दो, तो ये पूरा एक्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं दे रहा, तो एंजियोटेंसिन 2 के जहाँ जहाँ रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे, यानी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इसके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी। ब्लड वेसल्स के ऊपर ये वाजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, ब्लॉक हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ब्लॉक हो जाएगा। ना ही वाटर और साल्ट की रिटेंशन होगी, ना ही ब्लड वॉल्यूम रिटर्न होगा, और ना ही ब्लड प्रेशर रेज होगा। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो
इसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को पढ़ेंगे। एंजियोटेंसिन वही चीज़ें यहाँ पे आ गई, किडनी से रेनिन जा रहा है, रेनिन लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन बना रहा है, एंजियोटेंसिनोजिन इनएक्टिव है, ये एंजियोटेंसिन 1-2 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करेगा। इसी तरह एल्डोस्टेरोन जो किडनी से सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी, और पोटाशियम को एक्सक्रीट करेगा यूरिन के अंदर। सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, ब्लड वेसल जो है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये नॉर्मल लोगों में होता है। अब चूंकि एक पेशेंट बन गया है हाइपरटेंशन का, तो उसमें ये नॉर्मल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म तो होगा, तो इसको रोकने के लिए ये मेडिसिन देंगे जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। तो इंडिकेशन हाइपरटेंशन में हम देते हैं, हार्ट फेलियर में देते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इस वजह से देते हैं क्योंकि डायबिटिक के किडनीज़ के अंदर इशू आते हैं, तो उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पेशाब में ग्लूकोज भी जा रहा होता है, सोडियम भी जा रहा होता है, इसी तरह क्लोराइड भी जा रहा होता है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाए, पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाए, ये मेडिसिन देते हैं। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, अगर हार्ट के लेफ्ट साइड ने काम करना छोड़ दिए तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। ओके जी, इसकी एग्जांपल ट्रेड नाम से केपोटीन जो ट्रेड नेम है, और इसका जनरेशन कैप्टोप्रेल है। इसी तरह एनालिप्रेल है और लेजिनोप्रेल है, तो इसके एंड में प्रेल आ रहा है, ठीक है जी। एनालिप्रेल जो है रेनिटेक के नाम से 5 to 10 mg की डोजेज है। लेजिनोप्रोल जो है जेस्ट्रेल के नाम से 5, 10 और 20 mg की डोजेज है। नर्सिंग केयर में जो है वही सडन पोजीशन और यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में समझाना है। ऑर्थो मीन ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन्स, यानी जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर के अंदर जब चेंजेस आ जाए, बैठनेस है, लेटनेस है, तो उसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। पेशेंट को जो है समझाना है कि इस मेडिसिन से ड्राई माउथ हो सकती है, कफ भी हो सकती है, और इसी तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर पेशेंट को सेंसिटिविटी से है तो इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर रीनल फंक्शन इम्पेयर है और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इस सूरत में भी ये मेडिसिन ना लें। इसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी वो मेडिसिन जो एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करे। ओके जी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है ये वो मेडिसिन होते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 को अपने एक्शन शो करने से रोक के रखते हैं। वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर वो मेडिसिन थे जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 जो है ये कन्वर्ट तो हो चुका है, लेकिन ये अपना एक्शन शो करने से ये मेडिसिन उसको रोक के रखेंगे। तो ये ब्लड वेसल्स और इसी तरह ब्लड वेसल को ये एनलार्ज करेंगे, डायलेट करेंगे, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, और इसके अलावा ये अल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी स्टॉप करेंगे। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये भी सेम इसकी कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं, हार्ट फेलियर, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन और नेफ्रोपैथी एंड टाइप 2 डायबिटीज़। बस इतना याद रखें कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं ये नेफ्रोपैथी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट में हम देते हैं। इसकी एग्जांपल में लोसर्टान पोटाशियम है, कोजार इसका ट्रेड नेम है, इसके अलावा वोल्सर्टान है, डाइवोन है, और इसके अलावा टेलमिसर्टान है। टेलमिसर इसके ब्रांड नेम है, 20 to 40 और 80 mg इसकी डोजेज है। नर्सिंग केयर में जो मेडिसिन दी है वही मेडिसिन वही डोज लेना है, और इसके अलावा ड्रग वगैरह ना ले मेडिसिन के बाद, डिजीज़ वगैरह से, और इसके अलावा फैंटिंग से, यानी फैंटिंग हो सकती है अगर पोजीशन में सडन चेंजेस की गई, वही ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के बारे में बात हो रही है। इसी तरह फिजिकल एक्सर्शन यानी ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, इसको भी पेशेंट को वार्न करना है कि इस तरह की एक्टिविटी से ख़ुद को रोक के रखें। अच्छा जी, साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है, अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स अगर पेशेंट को सेंसिटिविटी है तो तब ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है हम देंगे। अगर इनमें से कोई एक है तो हम कोई मुतबादिल देंगे। मिसाल के तौर पे अगर AC इनहिबिटर्स सेंसिटिविटी है तो हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे। अच्छा जी, अगर इम्पेयर रीनल फंक्शन है और हेपेटिक डिसफंक्शन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन लीवर और किडनी के ज़रिए होती है, तो अगर किसी के जिगर के अंदर और गुर्दों के अंदर कोई ख़राबी है तो उस सूरत में इंतहाई मोहतात तरीके से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इसके बाद डायूरेटिक्स जो है वो ड्रग्स है जो यूरिनेशन को बढ़ाए,
ठीक है जी, और डायूरिसिस कॉज करे, यानी पेशाब के अंदर डाइल्यूट यूरिन खारिज करें जिसमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा हो। इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। डायरेटिक जो है ये वाटर यानी पानी की मकदार को गुर्दों से निकाल के, बॉडी से निकाल के ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है। तो डायरेटिक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइंस को भी निकालता है। ये फिल्ट्रेशन का है नेफ्रॉन के अंदर। यहाँ पे आप देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो बाइकार्ब जो होंगे ना, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, ये भी पेशाब की सूरत में निकलेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो है 65 to 70% है, लेकिन ये जैसे ही लूप ऑफ फैनले नीचे जा रही है, ठीक है जी, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, ये ऊपर एसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, ठीक है जी। यहाँ पे देखें वो मेडिसिन्स जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर काम करे उसे हम लूप डायूरेटिक कहते हैं। लूप डायूरेटिक में आप देखें जब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है जी, तो -25% मतलब इतने एक्सक्रीट हो गए। अब आगे जाके -5% सोडियम क्लोराइड ये भी एक्सक्रीट हो गए। यहाँ पे काम करने वाले मेडिसिन जो है ये लूप डायूरेटिक्स है। ये सोडियम क्लोराइड्स वगैरह इसको एक्सक्रीट करेंगे, इसको निकालेंगे, वाटर को भी निकालेंगे। यहाँ पे 5% है और यहाँ पे देखिए 1 to 2% सॉल्ट जो है वो रह गया है यूरिन के अंदर, और बाकी पूरा जो है बॉडी से निकल चुका है। यानी यहाँ पे परसेंटेज देखें, यहाँ पे अगर कोई फिल्ट्रेट आ रही है तो उसमें सॉल्ट 65 to 70% है, यहाँ पे आके 25% है, फिर 5% है, और बाकी पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पेशाब की सूरत में बॉडी से निकल गया। तो लूप डायूरेटिक्स है, और इसके बाद थायजाइड डायूरेटिक्स है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, ठीक है जी। पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स वो डायूरेटिक्स है जो पोटाशियम को एक्सक्रीट करे। तो 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट जो होता है ये बेसिकली एफ्रेंट आर्टरियोल्स है, यहाँ से फिल्ट्रेट आता है। ये ग्लोमेरुलस है जिसे हम बाउमन कैप्सूल कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट जो पहला वाला पार्ट है डायूरेटिक्स में, हम इसे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहते हैं। ये वाला पार्ट, इस पार्ट में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स अपना एक्शन शो करते हैं मेडिसिन्स। सेकंड पार्ट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो बाइकार्ब को काउंटर डाउन करती है, ठीक है जी। तीसरा नंबर ये वाला पार्ट है, ठीक है जी। इस पे बेसिकली लूप डायूरेटिक्स काम करता है जैसे कि फ्रोसीमाइड, लासेक्स वगैरह। चौथे नंबर पर जो है थायजाइड डायूरेटिक्स है। पाँचवें नंबर पर जो ये पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, ठीक है जी। और ये आखिरी वाला जो है यहाँ से पेशाब निकलना शुरू हो जाता है यूरेटर से ब्लडर की तरफ। तो लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं इसमें फ्रोसीमाइड है, ठीक है जी। ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के अमल को इनहिबिट कर देती है, ठीक है जी। ख़ास तौर पे एसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, नेफ्रॉन के अंदर जो एसेंडिंग लूप ऑफ हैनले होते हैं, जो ऊपर की तरफ जाने वाला एरिया होता है, उसके अंदर ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के अमल को स्टॉप कर देती है, ठीक है जी, इनहिबिट कर देती है। तो उसकी वजह से वाटर जो है वो यूरिन के अंदर जमा हो जाती है, यानी हम इसे डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो है सोडियम मूव हो जाती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो यूरिन की सूरत में बॉडी से बाहर निकल जाती है। थायजाइड डायूरेटिक वो डायूरेटिक है जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करते हैं। लेट्स सपोज ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है जी। ये एसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हैनले पे जैसे कि मैंने बताया कि लूप डायूरेटिक काम करते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। इस पे थायजाइड डायूरेटिक और पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक काम करेंगे, ठीक है जी। तो थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स है जो कि बेसिकली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को उसके ऊपर काम करते हैं, और सोडियम क्लोराइड से इम्पोर्टर यानी सोडियम क्लोराइड के जो चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी वजह से पानी की मकदार जो है पेशाब के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। और बार बार इस वजह से यूरिनेशन आती है, ठीक है जी, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो जाती है, और इसके नतीजे में बॉडी जो है सोडियम को भी लॉस कर जाती है, ठीक है जी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो ये वो मेडिसिन है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से निकालते हैं। तो थायजाइड जो ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड मेडिसिन है, और सोडियम क्लोराइड से इम्पोर्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से वाटर की रिटेंशन होती है। इसके बाद ये पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो है ये वो डायूरेटिक्स है जो कि ये पोटाशियम को स्पेयर कर देते हैं, ठीक है जी। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो पोटाशियम स्पेरिंग,
तो लाइकवाइज हम ये कह सकते हैं कि पोटाशियम स्पेयरिंग जो है ये पोटाशियम को स्पेयर करेंगे। स्पेयर का मतलब इसको अपने सेल्स के अंदर स्टोर करेंगे, इसकी सिक्रीशन यानी यूरिन के अंदर इसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हाइपोकेलेमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेकिन पोटाशियम स्पेयरिंग ये हेल्प ज़रूर करेगा कि पोटाशियम को सेपरेट करके सोडियम को यूरिन के अंदर खारिज करेगा। इसके बाद ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक जैसे कि मैनेटोल्स हो गए, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर ख़ास तौर पे मैनेटोल्स जो होते हैं ये ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट को इंक्रीज़ कर देती है, यानी गुर्दों से ज़्यादा वाटर को जाने देती है। ठीक है जी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम मैनेटोल देते हैं, ख़ास तौर पे ब्रेन के पेशेंट को जिनके इंट्राक्रैनियल प्रेशर बड़ा होता है। ठीक है जी। ओके, क्लिनिकल यूजेस की हम बात करें तो चूँकि फ्लूइड है, फ्लूइड को बॉडी से निकालना है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस कंडीशन में देते हैं। ठीक है जी। एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है जी। रीनल फेलियर मिसाल के तौर पे नेफ्रॉन जो पोटेशियम्स वगैरह और सोडियम्स क्लोराइड इसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत खो चुके हैं, अब ये वहाँ मौजूद रहेंगे, आयंस जो है इम्बैलेंस रहेगा, तो ये मेडिसिन क्या करेंगे, ये आयंस जो है ये ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी मिकदार को बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम 135 टू 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज है, अगर ये बॉडी से खारिज नहीं होंगे क्योंकि किडनी के अंदर अब वो सलाहियत नहीं है, एक्यूट रीनल फेलियर है, तो इसकी वजह से हाइपर नाइट्रीमिया होगा या हाइपर क्लोरीमिया हो गया। ठीक है जी। तो हाइपरटेंशन होगी, दिल के मुख्तलिफ अमराज पैदा होंगे, तो इस सूरत में ये मेडिसिन देना ज़रूरी है। इसी तरह एसाइटीज़ अगर पेट के अंदर पानी जमा हो चुके हैं लीवर फेलियर की वजह से, नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स, अगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स मिसाल के तौर पे किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रोटीन वगैरह एल्बुमिन वगैरह किडनी से बाहर जा रही है। ठीक है जी। और पेशेंट के अंदर वो पेशेंट जिसमें ग्लूकोमा हो, ग्लूकोमा का मतलब आंखों के अंदर जो है सिलरी बॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड बनाना शुरू करें, तो उसकी वजह से ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हम दे सकते हैं। ओके जी। लूप डायरेटिक में फ्रोसिमाइड है, लासिक्स के नाम से आती है, 20 to 40 mg 80 mg पर ओरल भी है और आईवी की सूरत में भी है। पोटाशियम स्पेयरिंग में स्वारोनोलेक्टोन है और एल्डेक्टोन इसकी ट्रेड नेम है, 25 to 50 mg 100 mg पर ओरल में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में ग्लाइसरीन है, ग्लाइसरोल के नाम से, आइसोसॉर्बेट के नाम से आते हैं, मैनेटोल वगैरह 500 ml इन्फ्यूजन की फॉर्म में अवेलेबल होती है। थायज़ाइड डायूरेटिक में क्लोरोथायज़ाइड है, एंटीपामाइड है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड है और मेटोलाजोन है। ठीक है जी। ये अलग अलग है, जैसे कि एंट्रोलोर है और लाजोल है, हाइड्रोडोलोल है और ज़ेरोजोसिन है, ज़ेरोज़ाइलिन, डायूलोल, डायलोसिन, अलग अलग इसके ब्रांड्स नाम है। ठीक है जी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। जेनरिक नेम है फ्रोसिमाइड फॉर लूप डायूरेटिक्स, स्पायरोनोलेक्टोन फ्रॉम पोटेशियम स्पेयरिंग और ऑस्मोटिक डायूरेटिक में ग्लाइसरीन आइसोसॉर्बेट है और इसके डिफरेंट डोजेज है। साइड इफेक्ट जो है, अगर एन्यूरिया मिसाल के तौर पर अगर पेशाब बंद हो चुका है, ठीक है जी, या किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये पेशाब के अमल को बढ़ाता है। ठीक है जी। तो अगर पहले से किसी को एन्यूरिया है, पेशाब नहीं हो रहा, तो उस सूरत में नहीं दे सकते। ठीक है जी। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी तब नहीं दे सकते, किसी को हाइपोवोलीमिया है, सोडियम पहले से कम है, ठीक है जी, या हाइपोकेलीमिया या हाइपोनेट्रीमिया है, ब्लड वॉल्यूम पहले से कम है, ठीक है जी, वाटर कम है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पोटाशियम कम है, ठीक है जी, नाइट्रीमिया यानी सोडियम कम है, ठीक है जी, तो उस सूरत में नहीं दे सकते। और इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, लूप डायरेटिक की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो चुका है, ठीक है जी, उस कंडीशन में नहीं दे सकते। फीवर हो गया, वर्टिगो, हार्ट और इसके अलावा वीकनेस, ये सब जो है लेसिक्स टॉक्सिसिटी की कॉजेज़ में शामिल है। अगर किसी को गोट हो चुका है, जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड बढ़ चुका है, उस सूरत में नहीं दे सकते। और अगर किसी को सीजर्स पड़ रहे हैं तो उस सूरत में भी नहीं दे सकते। नर्सिंग केयर में ख्याल रखना पड़ता है ब्लड प्रेशर का, इंट्राओकुलर प्रेशर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है जी, ब्लड के अंदर, और पेरिकुलर एडिमा का भी ख्याल रखना है, ठीक है जी। डिजीनेस से बचा के रखना है, ऑटोस्टेटिक हाइपरटेंशन से बचा के रखना है। पेशेंट को बताना है कि अगर उनके कानों में रिंगिंग हो, टिनाइटिस वगैरह, तो उसके बारे में बताना है। अगर फीवर हो और ये एब्डोमिनल पेन हो तो उसके हवाले से बताना ज़रूरी है। ओके जी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है ये आइनोट्रोपिक ड्रग्स है, और आइनोट्रोपिक ड्रग्स में डिफरेंट टाइप्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।